हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। हम लोग मिल रहे हैं पूरे 4 साल के बाद, बिकॉज इन दिस प्लेलिस्ट आपने जब लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा दैट माइट हैव बीन अपलोडेड इन 2020 और अभी है 2024। पूरे 4 साल के बाद ये इस प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड हो रही है। द पर्पस ऑफ एडिंग द सेम कंटिन्यूइंग दिस प्लेलिस्ट इज कि मैंने कैलकुलस का जो कोर्स बनाया वो दो अलग अलग, एक न्यू प्लेलिस्ट एक ओल्ड प्लेलिस्ट, बट इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डिसाइड विच प्लेलिस्ट टू फॉलो फ्रॉम वेयर। अल्टीमेटली वो जो पुराना प्लेलिस्ट है उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नया प्लेलिस्ट है उसको भी स्क्रैच से स्टार्ट किया है, बट क्या है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करा है। सो आई थॉट कि ठीक है, सब्जेक्ट का जो चीज प्लेलिस्ट है वो एक ही रखते हैं। जो कोर्स पहले कंप्लीट किया था, फॉर एग्जांपल इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में वेक्टर एनालिसिस का आपको कोर्स कंप्लीट हुआ था, जितने भी आपके लेक्चर्स थे वो आपके पुराने लेक्चर्स थे। अब से जो इस प्लेलिस्ट में ही ऐड होते चले जाएंगे वो न्यू लेक्चर्स होंगे, तो वहां से मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं फिर से स्क्रैच से लेकर के आपको उठाऊंगा। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट में कुछ इस तरह से ही चलेगा, सब कुछ थंबनेल्स भी चेंज हो जाएंगे, पूरा लुक चेंज हो जाएगा, तो आपको एक फ्रेश लुक पता चलेगा। साथ ही साथ आई विल सजेस्ट यू कि जो पुराने लेक्चर्स हैं टाइम रह करके उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर बन जाएगा। एनीवेज, हम लोग फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट वेक्टर एनालिसिस। फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने सिलेबस लिखा है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, एंड इन दिस यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सिलेबस द फर्स्ट टॉपिक दैट हियर वी हैव टू कंसीडर इज स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। ये आपके यूपीएससी ने मेंशन किया है, तो मैंने सिर्फ सिलेबस को लिख दिया यहाँ पे, बट हम लोग किसी और ऑर्डर में फॉलो करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, सेकंड इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड ऑफ अ स्केलर वेरिएबल, third is gradient, divergence and curl in Cartesian and cylindrical coordinates, higher order derivatives। यहाँ पे सिर्फ कार्टेशियन और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स मेंशन है, बट हम लोग स्फेरिकल भी सीखेंगे। higher order derivatives, then vector identities and vector equation, application to geometry, curves in space, curvature and torsion, and Serret-Frenet's formula, then Green's, Gauss and Stokes theorem। तो ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर के सिलेबस देखोगे तो आपको ये सब टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ठीक है, उसने तो सिलेबस दे दिया, उसकी मर्जी है, लेकिन हम लोग इसी के अंदर ही इर्द गिर्द रहेंगे, बट इसको पढ़ने का जो नेचर है, ऑर्डर है, वो हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड होता है इट इज स्लाइटली अबव ग्रेजुएशन and slightly below post graduation. It is not below graduation and it is not above post graduation, or also it is not exactly graduation and also it is not exactly post graduation। समझ में आया ना? तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन है, दोनों के बीच में यूपीएससी का स्टैंडर्ड जनरली लाई करता है। वो फ्लक्चुएट कर सकता है, डिपेंड्स ऑन ईयर टू ईयर, एग्जामिनर को, इस एग्जामिनर को क्वेश्चन सेट करने का दिया गया, लेकिन दिस इज द स्टैंडर्डाइज, स्लाइटली अबव ग्रेजुएशन and slightly below post graduation। In order to reach to that level, we need to first clear all our basics and fundamentals। मैं हमेशा शुरू से ही, जब आप मेरे को फॉलो कर रहे होगे, मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूं फंडामेंटल्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। एक बार आपने वो बेस, आपने वो प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, उसके बाद आप जितनी मर्जी बिल्डिंग बनाइए, फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर बिल्डिंग सह जाएगी। ठीक है, रुक जाएगी, ढह नहीं जाएगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट स्केलर और वेक्टर फील्ड्स। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। हियर हम लोग को यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हमें वेक्टर्स के बारे में आइडिया लेना है कि व्हाट इज वेक्टर्स। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं एंड आई एम प्रिपेयरिंग दिस कोर्स एज्यूमिंग दैट यू आर टोटली अ फ्रेशर, टोटली अ बिगिनर। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा, बट मैं मान करके चल रहा हूं कि ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा। लेट्स रिकैप करते हुए हम लोग आगे से बढ़ेंगे, ताकि आपको एक एक चीज का पूरा ज्ञान हो जाए, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे। तो देखिए, वेक्टर जो है दैट इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ अ क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर हम बोलेंगे कि व्हाट इज अ क्वांटिटी, क्वांटिटी यू नो वेरी वेल। अब दिस कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू डिफरेंट कैटेगरीज। एक क्वांटिटी हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर क्वांटिटी वी कॉल दिस एज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे जाकर के पढ़ोगे तो आपको एक टेंसर भी मिलेगा, विच इज
नॉट इन योर सिलेबस। तो आपको ये टेंसर एनालिसिस जो है, सो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, वो आपके ध्यान में है नहीं, तो हम लोग फिलहाल अभी इसको ब्रेक मारते हैं। लेट्स फोकस ऑन द स्केलर एंड वेक्टर पार्ट। स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड। अब यहां पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका वैल्यू, व्हाट इज दैट स्पेसिफिक वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। सो आई विल कॉल दिस एज टू बी व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस, बट इट हैज नो डायरेक्शन। यहां पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर में इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड, it has got a direction। थोड़ा सा यहां पे हम लोग पॉज लेंगे। हम लोग बचपन से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर किसी क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर वेक्टर क्वांटिटी। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट concrete definition for vector. Vector is such a quantity which has got a magnitude, which has got a direction, and it follows some laws which is called vector laws। वेक्टर लॉज को फॉलो करना है, एंड द मोस्ट बेसिक लॉ फॉर द वेक्टर लॉ इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला जो चीज है वो उसी का है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आता है, पैरेललोग्राम आता है रिजल्टेंट वाला, तो ट्राइंगल से ही पैरेललोग्राम वाला लॉ बना है। तो आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। सो इट शुड फॉलो, इट मस्ट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ of vector addition। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीनों को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वो ट्राइंगल, ये क्या मैंने लिख दिया स्पेलिंग, ट्राइंगल, TRIANGL, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इफ एनी क्वांटिटी which is having magnitude, which is having direction, and it follows the triangle law of vector addition, such a quantity can be considered as your vector quantity। Mind it। सर बोलोगे सर इसको लिखने का क्या जरूरत है, हम तो पढ़ के आए हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर होता है तो उसको ही हम वेक्टर बोलते हैं। तो सुनो, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में ध्यान दो। प्रेशर समझते हो ना, बंगला में इसको बोलते हैं चाप, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको दबाव। बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, मतलब बहुत दबाव है प्रेशर का, खूब चाप आछे, पढ़ार जोनो खूब चाप आछे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। सर इन उड़िया व्हाट डू यू कॉल प्रेशर? चापो। ओके, सो इन उड़िया वी कॉल दिस एज चापो, इन बंगाली वी कॉल इट एज चाप, एंड हिंदी वी कॉल इट एज दबाव। तो तीनों सब मिल करके, जितना भी लैंग्वेजेस है सब मिल करके क्या कर रहे हैं? इट इज गिविंग मी सम सेंस कि इट इज सम कंप्रेसिंग, कंप्रेस करने का बात है। तो आपको तो सेंस पता चल रहा है कि वो दाब रहा है। अगर दाब रहा है तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि इधर इधर उधर दाबेगा, ठीक है। सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपके पास एक बुक है और ये बुक इस टेबल पे रखा हुआ है, एंड अगर मैं बोलूं कि प्रेशर, तो प्रेशर के लिए सपोज बाय डिफॉल्ट आप नीचे वाला एरो बनाओगे या प्रेशर दिखाने के लिए आप ऊपर वाला एरो बनाओगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। तो क्या कभी भी प्रेशर टेंसाइल नेचर का होता है? नहीं। प्रेशर का मतलब है वो ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर का है, दबाव क्रिएट करेगा, ठीक है ना, खिंचाव क्रिएट नहीं करेगा, दबाव क्रिएट करेगा। ओके, सो वी नो वेरी वेल कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो आया ना डायरेक्शन। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है। मान लेते हैं इसके पास प्रेशर है सपोज 20 पास्कल का प्रेशर है। पास्कल समझते हो? रास्कल नहीं, इट्स पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है। सो दिस इज पास्कल मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है आपका, उस यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगता है उसको बोलते हैं प्रेशर, एंड इट इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये 20 पास्कल का प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है,
या किसी ने लगाया है, बैठ गया है, दाब रहा होगा कुछ, तो ऑब्वियसली इट हैज गॉट सम डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में है वो एक्ट कर रहा है। साथ ही साथ मैं कुछ वैल्यू इस पे बता सकता हूं कि यस 20 मैग्नीट्यूड का 20 यूनिट्स का प्रेशर लग रहा है, 30 यूनिट्स के प्रेशर लग रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड है ना इसके पास, साथ ही साथ डायरेक्शन भी आया है। तो क्या हम इसको वेक्टर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन। अब सवाल उठ रहा होगा, सर ये क्या बात है, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? सीखेंगे, पहले ओवरऑल व्यू देख लीजिए। इसीलिए वो क्लैरिटी करना जरूरी है, क्योंकि मुझे मुझे पता है ना, पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो भारत की जनता का लेवल आई नो। इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एकदम मेरे को पता है कि कहां से उसको स्क्रैच है, कहां फंसते हैं। दैट इज वाई आई नीड टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स, वरना ये सब फिर ब्लंडर आगे करते रहेंगे। एंड आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स ब्लंडर करें कोई भी चीज। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। क्लियर हुई बात? प्रेशर इस कैटेगरी में नहीं आता है, प्रेशर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। सो प्रेशर डज नॉट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड हेंस प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। फाइन। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसको बोलेंगे। उससे जाने से पहले वेक्टर को हम दिखाते कैसे, हाउ डू वी शो इट? ठीक है, ध्यान दीजिए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पास क्या क्या होंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या है। इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर तीनों हो रहा है तब उसी क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी भी वेक्टर को? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तीर से, एरो से। देखो, एरो से। तो ये हमने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वेक्टर अगर आप सीख लोगे ना, तो आप अपना इंट्रोडक्शन भी बहुत बेहतरीन तरह से दे सकते हो। जैसे मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि यू कैन कंसिडर मी एज अ वेक्टर, as a in three-dimensional space, having curiosity, connectivity, and कुछ भी और कुछ भी मान लो, as components of a three-dimensional space. तो इस तरह से आप अपने आप को डिफाइन भी कर सकते हो with the help of vector. Such a beautiful language, है ना? जैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है अपने बारे में कि आप what type of a personality you are, ठीक है? तो कुछ भी 3 कंपोनेंट्स मान लीजिए कि हाँ, सपोज x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट होता है, आगे हम लोग देखेंगे। उसी हिसाब से मान लीजिए सपोज क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग कैपेबिलिटी, ये 3 कंपोनेंट्स हैं मेरे इस पर्सनालिटी ट्रेट को, और ये 3 कंपोनेंट्स मेरे को डिफाइन करता है एक 3-डायमेंशनल स्पेस में। सो सच अ ब्यूटिफिकेशन यू कैन ऐड टू योर लैंग्वेज, है ना? तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि किस तरह से मैथमेटिकल टच देना है अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने जनरल स्टडीज के और एसे के राइटिंग में। ठीक है, सो दिस इज अ वेक्टर। यहाँ पे तीर दिख रहा है, सो ऑब्वियसली इट इज इंडिकेटिंग दैट इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेक्टर के पास एक लेंथ है, तो यहाँ पे यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, इस लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेंथ भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो कि उसका वैल्यू कितना है। ये जो एरो पॉइंट कर रहा है, दिस इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन। ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि देखो ये इधर जाएगा। अगर सपोज मैं एक वेक्टर इस तरह से बना दूं, तो ये एरो पॉइंट करता है, दिस एरो पॉइंट्स दैट, दिस एरो इज पॉइंटिंग दैट इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये जो लेंथ है ये बताता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। समझ में है ना एरो? अब इस वेक्टर में जो सामने वाला पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर। इसको बोला जाता है हेड ऑफ अ वेक्टर। दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ अ वेक्टर। और पीछे का जो पूंछ होता है, दिस वन,
ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है टेल ऑफ अ वेक्टर, टेल ऑफ अ वेक्टर। तो इसका मुंडी हो गया, इसका पूंछ हो गया, ठीक है। अब डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। सपोज अगर वो एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है, जनरली डायमेंशंस अगर देखें तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, ब्ला ब्ला डायमेंशन, 11, 1000, लाख, करोड़, n, कुछ भी डायमेंशंस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। But for mathematical examination point of view and for analysis point of view, we generally consider 2 dimension, 3 dimension case. तो हम लोग 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 4 डायमेंशन उस सब चीज में नहीं जाएंगे, सब बाद का बात है, फिर कभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे अगर रिक्वेस्ट आया तो। फिलहाल अभी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए जो हम लोग फोकस रखेंगे, सो 2 डायमेंशन पे और 3 डायमेंशन पे, ठीक है। सो 2D एंड 3D, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा और इससे पीछे नहीं जाना है आपको। यूपीएससी भी यहीं पे आपको स्टिक करेगा। तो जब कभी भी 2 डायमेंशन के बारे में बात होगी, whenever you talk about the 2 dimensions, mind it is considered as a plane. इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। और जब कभी भी 3 डायमेंशन के बारे में बात होगी, so that is considered as your space. तो 2 अलग अलग टर्म्स यूज हुए हैं, डोंट मिक्स इट अप। यदि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई थर्ड कंपोनेंट आपका 0 हो जाए तो वो स्पेस प्लेन बन जाएगा। और यदि किसी प्लेन को थर्ड डायमेंशन ऐड करके आपने एक्सट्रूड कर दिया है, एक्सट्रूड करने का मतलब है आप खींच ले रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप खींच ले रहे हो तो इसका मतलब आपका जो डायमेंशन है वो हायर हो जाएगा, ठीक है, 2D से 3D हो जाएगा। सो हम लोग इससे 1 डायमेंशन, 0 डायमेंशन, नेगेटिव डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 11 डायमेंशन, वो सब चीज पे नहीं जाएंगे। हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पे। इतना बात ध्यान रखना, वरना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये रहा वेक्टर, वेक्टर इसको बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर, इसको टेल ऑफ अ वेक्टर, इसका जितना लेंथ होता है उसको हम लोग लेंथ ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। अब इस तरह से, अब यहाँ पे सपोज आपने इसको, इस पॉइंट को बोला है O, इस पॉइंट को बोला है A, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, वी विल राइट दिस एज सिंपली OA वेक्टर। एंड व्हाई दिस, व्हाई नॉट लाइक दिस, इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जनरली कन्वेंशन हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, है ना। खरोष्टी लैंग्वेज तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, उर्दू लैंग्वेज भी हम लोग पढ़ नहीं रहे। खरोष्टी में भी एंशिएंट लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज पता होना चाहिए, जो कि हम राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। उर्दू लैंग्वेज भी राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, लेकिन यूनिवर्सली स्पीकिंग हम लोग लेफ्ट से राइट प्रेफर करते हैं। सो दैट इज वाई हम लोग इधर इंडिकेट करते हैं कि ओ से ए की तरफ जा रहा है, सो दिस इज द वेक्टर, ठीक है। आप इसी चीज को सपोज मान लीजिए मैं इसको ए लिख रहा हूं, इसको ओ लिख रहा हूं, ओके। अब ये जो वेक्टर है ए ओ, हम कहां से कहां जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम ए से ओ, सो इसको हम लिखेंगे क्या, ए ओ वेक्टर। क्लियर हुआ। सो इस पर्टिकुलर चीज के लिए वी आर राइटिंग ए ओ वेक्टर, वाई, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू ओ। ये हम इसको क्या लिखेंगे, ओ से लेकर के ए, तो हम लिख दिए ओ ए वेक्टर, ठीक है। अब ए ओ वेक्टर या तो ये आप इंडिकेट कर सकते हो कि हम ए से ओ की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा आप ए से ओ वेक्टर ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही ए से ओ की तरफ जा रहा है, ए से ओ की तरफ जा रहा है, इसको भी लेकर के चल सकते हो। लेकिन ये क्या हो जाएगा, थोड़ा आप ऑड वन आउट हो जाओगे। एवरीवन प्रेफर्स राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप इंडिकेट कर रहे हो राइट से लेफ्ट शो करने में, विच इज अनकन्वेंशनल, तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे कुछ गलत नहीं है, कोई आपको फांसी पे नहीं टांग देगा कि हम ऐसे लिख नहीं सकते, अरे लिख ही सकते हैं, ए से ओ जाना है तो हम यहाँ एरो इंडिकेट कर रहे हैं ना, सो वेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट्स वियर्ड, है ना, क्या स्टूपिड सा चीज है, हम क्यों करें ऐसा। सो लेट्स गो बाय द कन्वेंशन। सो ए ओ वेक्टर हमने लिखा है, कुछ इस तरह से हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है। सुनो, when we are in 2 dimensional plane, जब कभी भी हम 2 dimensional plane में होते हैं तो हमारे पास एक्सिस होगी,
let's say x axis and y axis, let's say this is your origin. अब कोई भी ये तो प्लेन है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया कि एक प्लेन है. इफ इट इज अ प्लेन, सो इस प्लेन में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा, और ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज बीइंग कंसिडर्ड एज योर एक्स वाई प्लेन. ये कौन सा प्लेन है? दिस इज योर एक्स वाई प्लेन. वाई एक्स वाई प्लेन? बिकॉज वी हैव टेकन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यू कैन टेक एनी ब्ला ब्ला एक्सिस. सर क्या हमेशा एक्स वाई जेड ही एक्सिस होता है? नो माय डियर. सपोज आपके पास है एक चुन्नू, एक है मुन्नू, एंड देन वी हैव टुन्नू. ठीक है, दे आर 3 फ्रेंड्स, ट्रिपलेट्स, एंड दे डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, मेरे रेफरेंस पे फलाना मेरा ही सब कुछ चलेगा. एक चुन्नू का उसने डिवाइड कर लिया, एक पार्ट मुन्नू ने ले लिया, एक पार्ट टुन्नू ने ले लिया. तो 3 डायमेंशनल स्पेस में वो भी कुछ इस तरह से अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं. सो वो बोलेंगे कि ये चुन्नू एक्सिस है, ये मुन्नू एक्सिस है, ये टुन्नू एक्सिस है. समझ में आया? अब ये जो चीज है, ये टोटली इट्स रिलेटिव, टोटली रिलेटिव. अब देखो, चुन्नू मुन्नू टुन्नू को तो सब नहीं जानते ना. चुन्नू मुन्नू टुन्नू अफ्रीका में कोई थोड़ी ना कोई जानेगा, वो तो इंडिया में जानेगा. ठीक है, और फिर इसीलिए सो दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं ना, यूनिवर्सली अल्फाबेटिकल लेटर्स लेकर के चलते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. एवरीवन नोज. एक्स को सब कोई जानता है, वाई को सब कोई जानता है, जेड को सब कोई जानता है. ठीक है, प्रभाष को कोई नहीं जानता. इंडिया वाले लोग जानते होंगे, बाहर वाले तो जानते नहीं होंगे, अफ्रीका केनिया वाले. तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ ऐसा कन्वेंशन लेते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, सबको पता हो. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कंसीडर दिस एज एक्स वाई प्लेन. सो समझ में आया ना? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट वो आप ध्यान से क्लैरिटी रखिए. अपने जरूरत के अनुसार, अपनी एनालिसिस के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग चीजों को चेंज करते हैं. पर्पस होता है बस कॉन्सेप्ट को समझना, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी. ठीक है, तो यदि अगर ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट किसी प्लेन में होगा. हमने x और y लिया है प्लेन, सो दैट इज व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज अ एक्स वाई प्लेन. अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप बताओ कि कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? 2 डायमेंशनल है तो 2 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक x और एक y. अब x कौन सा है? जो हम ये देखेंगे कि ये x डिस्टेंस पे कितना ट्रैवल किया है, x डिस्टेंस पे कितना ट्रैवल किया है, और ये y डिस्टेंस पे कितना ट्रैवल किया है. तो यहां से यहां तक का जो दूरी है, सो दैट इज कॉल्ड योर x, और यहां से यहां तक का जो दूरी है, सो दैट इज कॉल्ड योर y. समझ में आया? अब दोनों का ही कंबाइंड जब हम लेंगे तो उस चीज को हम रिजल्टेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग एक वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आराम से हौले हौले सीखिए. इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट P है, सो O से P हमने एक लाइन ड्रॉ की है, जिसको हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आई एम कॉलिंग दिस एज टू बी वेक्टर. एंड हाउ टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर? आई विल से दिस इज सिंपली nothing but your OP vector. Why? Because it is starting from O and ending till P. Fine. But this vector is having 2 components. One is your x component, one is your y component. So that we will learn in the resolution of the vectors. But for the time being, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि in a 2-dimensional plane we need 2 components to locate this particular point. Clear है? Moreover, you cannot write y here and you cannot write x here. सर ऐसा लिख देंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, गड़बड़ तो नहीं, बवंडर हो जाएगा. इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये कन्वेंशन एवरीवन इज फॉलोइंग. अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले x आता है, फिर y आता है, फिर z आता है ना? अब उल्टा पढ़ोगे तो ऑब्वियसली z y x आएगा. रैंडमली पढ़ोगे तो y ले सकते हो, फिर x ले सकते हो, फिर z ले सकते हो. तो यदि अगर आपको अपने हिसाब से, आपका लैब है, आपका सॉफ्टवेयर है, आपको पर्सनली अपना काम करना है, देन यू कैन कस्टमाइज इट. आप अपने सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में आपने सपोज दे दिया कि ठीक है, जो पहला एलिमेंट होगा ना बाबू, कंप्यूटर को बोल दिया आपने कि जो पहला एलिमेंट होगा ना, टेक इट एज y, एंड जो दूसरा एलिमेंट होगा ना, सो टेक इट एज x. तो वो कंप्यूटर यही समझेगा तो वही ले लेगा वो. ठीक है, लेकिन यूनिवर्सली स्पीकिंग हम लोग इतना भी आउट, क्या बोलते हैं ना, वियर्ड चीजों में नहीं फंसते. जो सिंपल सदियों से चला आ रहा है परंपरागत तरीके से, वी फॉलो इट कि हाँ पहले x फिर y, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसी ऑर्डर में आता है. तो 2 डायमेंशनल प्लेन में हमें किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 एलिमेंट्स चाहिए.
सिमिलरली फॉर अ 3D स्पेस, अब इसको प्लेन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस बोलेंगे। अब इस स्पेस को देखो किस तरह से लोकेट करते हैं। ये एक्सिस, एक एक्सिस और ये एक और एक्सिस। अब ये कन्वेंशन है, किसी को कोई भी चीज मान लो, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 चीज होंगे, 3 कंपोनेंट्स होगा। आप किसी इसको z मान सकते हो, इसको y मान सकते हो, इसको x मान सकते हो, किसी को कुछ भी मान सकते हो। मैं कभी कभी इसको x ही मानता हूं, कभी कभी जरूरत पे इसको y और जरूरत पे z, या फिर इसको y इसको z, जरूरत के हिसाब से वी कीप ऑन चेंजिंग। क्योंकि एक्सिस मॉडिफाई करना, एक्सिस का सिलेक्शन, एक्सिस का जो चूजिंग है वो एक्चुअली आपके प्रॉब्लम को बहुत ही कॉम्प्लिकेट भी बना सकता है, बहुत सिंपल भी बना सकता है। समझ में आया? तो वो लिबर्टी हमारे पास में है, दैट लिबर्टी इज विद अस कि हम लोग को क्या कंसिडर करना है। तो सपोज ये किया, अब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सो लेट्स से वी हैव अ पर्टिकुलर पॉइंट आउट हियर। इन ऑर्डर टू locate the position for this particular point, how many elements we need? We need 3 elements. Here also x, y and z, we need 3 elements. One component is for x axis, one component is for y axis, one component is for z axis. समझ में आया? तो अभी हमने सीखा कि 2 डायमेंशनल प्लेन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो हवा में है या स्पेस में है उसको लोकेट करने के लिए 3 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड। क्लियर होगी बात? अब सुनिए, ये तो सिर्फ लोकेशन के बारे में बात हो रही थी, ब्ला ब्ला, ठीक है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के बारे में बात हो गई। ये जो पॉइंट मैंने शो किया है 3 डायमेंशनल स्पेस में, इसको अभी मैं जो शो कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको जो सिस्टम बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब उस सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन होगा, और ये जो अरेंजमेंट दिया है किसने दिया? रेने डेस्कार्टेस ने दिया। याद आ रहा है? वो मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टेस, रूल ऑफ साइंस वो उन्होंने दिया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम का अपना एक अरेंजमेंट दिया है, सिंपल सा दिया है कि ये एक्स तीनों परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं, उसके रेफरेंस में आप चीजों को ले सकते हैं। क्योंकि ये ऑरिजिन है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0, तो इसको ऑरिजिन बोलते हैं। सो रेने डिस्कार्टिस प्रोफेसर ने ये सिस्टम दिया है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम लोग एक्स वाई जेड को लेते हैं। 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड आएगा और 2 डायमेंशन में एक्स और वाई आएगा। उसी तरह से एक और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी, एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, फिर आता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तो कार्टेशियन, ये तो छोड़ो, ये तो ऑब्वियसली इनबिल्ट होना चाहिए। पोलर, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, इस पे काफी जबरदस्त तगड़ा कमांड होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंपटीशन आपका इस एरिया, ये सब करके चले जाएंगे। क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो मैक्सिमम जनता लुढ़क जाती है, और आपके पास ये एक बेहतरीन चांस होता है कि आप वहां पे नंबर गेन कर पाओ, जो कि बाकी लोग लूज करेंगे। और क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, you are my student, so that is why my full try is that my students should get well acquainted with all these 3 coordinate systems। ठीक है, तो हम लोग आने वाले समय में सीख लेंगे, काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। सो किसी भी सिस्टम को आप किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन कन्वर्ट कार्टेशियन को पोलर में, पोलर को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को सिलिंड्रिकल में, सिलिंड्रिकल को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को स्फेरिकल में, स्फेरिकल को कार्टेशियन में, सिलिंड्रिकल को स्फेरिकल, स्फेरिकल को सिलिंडर। यू कैन चेंज इट, जरूरत के हिसाब से चीजें कर सकते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, यहाँ पे पैरामीटर्स जो यूज होते हैं वो आपका एक्स वाई जेड होता है।
ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आर थीटा फाई, आर थीटा जेड, इस तरह से चीजें होती हैं, आर थीटा फाई, आर थीटा जेड, इस तरह से चीजें चेंज करती हैं। तो वो फिलहाल के लिए अभी हम कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए इसको और इसको होल्ड में डालिए। अभी हम लोग कार्टेशियन और पोलर के साथ थोड़ा गेम खेल लेते हैं और इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सो वी लर्न दिस एंड दिस। आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ते चले जाएंगे, जरूरत पड़ेगा फिर हम लोग सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल सीखते चले जाएंगे। तो आराम से हौले हौले सीखिए, कोई भी टेंशन नहीं है। इन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों में अंतर देखो। 2 डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। से सपोज दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज x axis, this is y axis. Now we are interested to locate a particular point. तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे बना देंगे। तो हम सपोज इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, P पॉइंट बोल रहे हैं। अगर मैं इसको P पॉइंट बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है इसको मैं लोकेट करूंगा 2 एलिमेंट से। कैसे लोकेट करेंगे, सुनो, एक्चुअली वो आता कैसे है उसको सुनो। सबसे पहले ओरिजिन से इस पे एक तीर मारो। तो जैसे ही अपने ओरिजिन से इसको तीर मारा है, एज सुन एज यू कनेक्ट दिस पॉइंट ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट P, you got one vector. And why we have vector? Because arrow is being directed. अगर एरो नहीं देर करते तो सिर्फ सिंपली लाइन होता, लेकिन हम वेक्टर के फॉर्मेट में चीजों को लिख रहे हैं क्योंकि हम O से P की तरफ जा रहे हैं ना। अगर P से O की तरफ जाते तो उल्टा वेक्टर होता, तो वो भी कर सकते थे, बट उल्टा हम नहीं करेंगे, हम सीधा ही करेंगे। तो हमने एक वेक्टर बना दिया है। इस वेक्टर का नाम हम दे दे रहे हैं लेट्स से OP वेक्टर। आप इसका A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, Q वेक्टर, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। फिर आपको करना क्या होता है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। प्रोजेक्शन समझते हो? प्रोजेक्शन मींस द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, परछाई उसकी। सपोज आपको P पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है एक्स एक्सिस पे। व्हाट विल यू डू इज, आप यहां पे ऐसे टॉर्च मारोगे, इधर टॉर्च मारोगे, इधर लाइट गिरेगा, इसका लाइट का रिफ्लेक्शन इधर जाएगा। तो जाहिर सी बात, हम किसी पॉइंट को ऊपर से नीचे देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, नीचे लाइन पे दिखेगा एंड वर्टिकल दिखेगा। सो यहाँ पे हमने इसका प्रोजेक्शन गिराया और ये बन गया है 90 डिग्री, तो वर्टिकल बन गया यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ इसका प्रोजेक्शन यदि अगर हम इधर गिराएं तो हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन। हमें इंटरेस्ट है कि ये डिस्टेंस है क्या, और साथ ही साथ हमें ये भी इंटरेस्ट है कि ये वाला डिस्टेंस है क्या। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, देन सिंपली वी assume this has to be small x and this has to be small y and we say that ये तो small x है ना, ठीक है, तो small x कर दिया और small y कर दिया। सो x और y की वैल्यूज पता चल गई, कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। Now we are converting this Cartesian into polar form. सुनो, इसको अब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कार्टेशियन का बेस होना जरूरी है। तो वही बेस हम बना रहे हैं। पहले जो था, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन एंड दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट इन विच यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले वी कनेक्ट द ओरिजिन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट लाइक दिस। हमने इसको पॉइंट को तीर मारा है इधर। अब ये जो एरो है ना, वी अज्यूम दैट दिस इज मेकिंग सम एंगल विथ एक्स एक्सिस, दिस इज मेकिंग सम एंगल विथ एक्स एक्सिस एंड हाउ दैट एंगल इज बीइंग मेजर्ड, दैट एंगल इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। रिमेंबर दिस, always remember this, that angle is being measured always anti-clockwise. आप clockwise कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आप उल्टा भी जा सकते हो, बट फॉलो वन सिंगल कन्वेंशन, वरना आपका एंगल में ना प्लस माइनस में गोल हो जाएगा। तो हम लोग जो कन्वेंशन फॉलो करेंगे, what the convention that will follow here is that the angle is measured anti-clockwise from this positive x-axis. Got it? We will measure the angle from the positive x-axis. All right, so let's say the angle here is theta. We say that the angle here is theta. Got it? Now
कार्टेशियन सिस्टम में ये डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, x बोला था, ठीक है। तो यहां पे आप प्रोजेक्शन गिराओ तो हम इस चीज को x बोल रहे हैं और इस चीज को वी आर कॉलिंग दिस एज टू बी स्मॉल y, ठीक है। अब ये जो लेंथ है ना, मान लेते हैं इसका लेंथ है सपोज r वेक्टर बोल रहे हैं, आई एम कॉलिंग दिस, बार बार कैपिटल लेटर्स में इस तरह से लिखना थोड़ा दिक्कत होता है, मैं छोटा मान लिया कि OP वेक्टर इज नथिंग बट दिस इज r वेक्टर। और r वेक्टर का यदि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना, तब क्या करते हैं, इस पे मॉड लगाते हैं। तो हम लगा देंगे इस वेक्टर के ऊपर मॉड, तो जैसे ही हम इस पे मॉड लगाएंगे तो एरो भाग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो जैसे ही आपने मॉड लगाया तो ये एरो भाग जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, r बचेगा। ये ध्यान रखो, मॉड मतलब उसकी मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, उससे किधर जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नाउ हियर लेट्स से दिस इज योर r वेक्टर, ये r वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, हियर वी नो दैट द मैग्नीट्यूड फॉर दिस पर्टिकुलर वेक्टर OP वेक्टर इज r। अब इसका प्रोजेक्शन इधर गिराओगे तो इसका कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा, है ना, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां पे गिरेगा, तो ये जो लेंथ है इसका कंपोनेंट गिरेगा क्योंकि एंगल है, वी नो वेरी वेल कि इसका कंपोनेंट यहां पे क्या हो जाएगा, r cos थीटा, सो वी कॉल दिस एज r टाइम्स cos थीटा, ठीक है। और ये r sin थीटा, दिस इज कॉल्ड r टाइम्स sin थीटा। समझ में आया? बहुत लोग को इसमें भी कंफ्यूजन होगा या डिफिकल्टी होगी, सर आपने कैसे लिख दिया r cos थीटा r sin थीटा, लिखते कैसे हैं? तो सिंपल सा लॉजिक है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आप इस ट्राइंगल को देखो और यहां से cos थीटा लिखो, याद है ना वो साइन थीटा कॉस थीटा कैसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, बचपन में ऐसे सीखा था। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो हियर यू कैन राइट बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ऑलराइट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहां पे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में व्हाट इज योर बेस, इफ आई राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज बेस, बेस इज OM, ये हमने OM लिखा है, हाइपोटेन्यूज क्या है, OP है, so here we will write OP। हम सिर्फ इसके डायरेक्शन से मतलब नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, so that is why we are not mentioning arrow something like that। अब हमें चाहिए क्या, हमें OM चाहिए ना, we need OM, तो यहाँ पे OM कैसे निकालोगे, OM will be equal to OP, इधर चला जाएगा, so this is OP cos theta, got it। so OP का मैग्नीट्यूड कितना है, R है, cos थीटा रहेगा, सो ये हॉरिजॉन्टल OM क्या मिल गया, r cos थीटा। सिमिलरली यहां पे sin थीटा अगर आपको निकालना है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, अब ये वाला एक ट्राइंगल है, sin थीटा आप इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, अगर आप इधर की होगा तो 90 माइनस थीटा, थीटा ये बन जाएगा, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इसी से करते हैं। sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर इज PM एंड बेस इज OM, base is OM, fine। now PM is equal to ON बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस है, सो PM के बदले में हम ON लिख सकते हैं, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट ON is equal to, इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो OM sin थीटा and ON is equal to OM, we know very well that is it is R and this is sin थीटा, तो दिख रहा है आपको, सो OM आ गया r cos थीटा, ON आ गया r sin थीटा। ये बताना जरूरी था क्योंकि मैं देखा हूं स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है ये सब चीज को समझने में। तो ठीक है, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कोई बात नहीं, स्किप कर जाइए लेक्चर, दूसरों को तो पढ़ने दीजिए कम से कम जिनको नहीं आता है। तो ON इज इक्वल टू r sin थीटा, OM इज इक्वल टू r cos थीटा, ये हमने कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स निकाला है। हम लोग बात कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पर्टिकुलर पॉइंट को वी रिप्रेजेंट इट एज x, y, फाइन। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ये जो पॉइंट P है ना, इसको हम लिखेंगे r, थीटा, बस। r का मतलब है कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है और थीटा का मतलब है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द मीनिंग, फाइन, क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करते हैं और पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान दो, सपोज वी आर इन 2 डायमेंशनल
प्लेन, दिस इज O, दिस इज X एंड दिस इज Y, दिस इज पर्टिकुलर पॉइंट, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, और आपको इस ये वाला जो चीज है इसको आपको कन्वर्ट करना है पोलर के फॉर्मेट में। कैसे करेंगे पोलर के फॉर्मेट में, ध्यान दो। सबसे पहले आप इसको एरो बनाओगे, एरो यदि अगर आपने बनाया है तो आप इसको कनेक्ट करोगे। ये सपोज थीटा आपको नहीं पता है, आप निकालोगे, कैसे निकालोगे ध्यान दो। ये 2 यूनिट्स है ना, सो दिस इज कॉल्ड 2 यूनिट्स, ये आपका 3 यूनिट्स है, वेरी गुड। अगर मैं ये 3 यूनिट्स है तो ये भी 3 यूनिट्स होगा। यहां से आप सबसे पहले tan थीटा निकालो तो आपको एंगल पता चलेगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2। सो यहां से थीटा कैन बी कैलकुलेटेड एज tan इनवर्स ऑफ 3/2। अब कैलकुलेटर में जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो उतना डिग्री निकल जाएगा। समझ में आया थीटा कैसे निकलेगा। अब आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना है। सो लेट्स से सपोज दिस इज पॉइंट ओपी, ओपी मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बचपन में पढ़ा है। ये ट्राइंगल में अगर ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है तो ये निकल सकता है। तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो दिस इज रूट अंडर 9 प्लस 4, दैट इज रूट 13। समझ में आया ये। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो भी एक प्लेन में 2,3 से रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पॉइंट को सेम चीज वो आर थीटा मतलब रूट 13 कॉमा tan इनवर्स 3/2 रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया। तो यदि अगर आपको लिखा है रूट 30 और समथिंग, मतलब कुछ भी आर थीटा लिखा है, तो आपको आइडेंटिफाई कर लोगे कैसे। अभी हम लोगों ने क्या दिखा कि इसको कार्टेशियन को पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे पोलर को कैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो उसी चीज को हम लोग ले लेते हैं, इसी इस एग्जांपल को। सपोज आपके पास कोई एक पॉइंट है जिसके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है रूट 13 कॉमा tan इनवर्स ऑफ 3/2, tan इनवर्स ऑफ 3/2 ये आपने लिया है। अब आपको नहीं पता है कि इसका वो क्या है, व्हाट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो सबसे पहले इसका फिगर बनाओ, और आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को ही हम पोलर फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जहां पे ये थीटा ये होता है और ये डिस्टेंस r होता है। तो आपको दिया हुआ है कि r की वैल्यू जो है दैट इज रूट 13, ये आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ थीटा इज गिवन टू यू एज tan इनवर्स ऑफ 3/2। तो यहां से आप tan थीटा निकालो। tan थीटा कैसे निकालोगे, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 3/2, और वी नो वेरिएबल कि tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे ये जो ट्रायंगल बनेगी ना, tan theta, suppose this is O, this is A and this is P. If I write tan theta, यहां से हम tan theta लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, we will be write PA divided by OA. So PA divided by OA. क्लियर हुआ। और ये रेशियो आपका 3/2 है, तो इसका मतलब दिस इज 3/2, दिस इज 3/2। अब देखो कि सर यहां पे तो 3 का मल्टीपल भी हो सकता है, 2 का मल्टीपल हो सकता है, हम उसको रेड्यूस्ड फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और अल्टीमेटली 3/2 ही आएगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो 3 ही है और 2 ही है, इसका 6/4 भी तो हो सकता है, हो ही सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रेशियो हमें पता चल गया कि दैट इट इज 3/2। ठीक है, रेशियो अगर पता है दैट इट इज 3/2, तो इसका मतलब 3 समथिंग बाय 2 समथिंग, कोई फैक्टर से मल्टीप्लाइड होना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3k और 2k कर देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि वो 3 ही होगा या 2 ही होगा, क्योंकि k का वैल्यू हम बदलेंगे तो ये प्रोडक्ट बदल जाएगा, k का वैल्यू बदलेंगे तो ये प्रोडक्ट बदल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली रेशियो 3/2 ही रहने वाला है। तो हाउ विल बी श्योर कि 3/2 ही होगा, इसीलिए हम श्योर नहीं है। ठीक है, श्योरिटी को भाड़ में जाए, हम 3 के 2 के कर देंगे। ठीक है,
वी आर सेफ नाउ। लेकिन हमारे पास दूसरा इंफॉर्मेशन जरूर है, दैट इट इज √13, है कि नहीं? तो अब हमें पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू है ना बुआ, वो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होती है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। सो वी कैन से वेरी वेल दैट r इज इक्वल टू √* 3k का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। लिख ही सकते हैं ना, k नहीं पता है, छोड़ो ना, k निकाल लेंगे। अब r की वैल्यू क्या है, √13 है ना, तो इधर लिख दीजिए √13 इज इक्वल टू √, कितना हो गया 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर, ये कितना हो गया 4k स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, क्या मिल गया 9 4 13, 13k स्क्वायर, k स्क्वायर को बाहर निकालोगे रूट से तो k हो जाएगा और k √13 हो जाएगा। सो k √13 हो जाएगा। सो यहां से कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली मिल गया वो आपको, कि आपको पता चल गया कि ये लेंथ कितना है। सो व्हाट इज द लेंथ, वो ए क्या पता चला 2k, 2k इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, और AP कितना पता चला, दैट इज 3k, 3 इंटू 1 इज 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, ये वाला जो लेंथ है वो 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 3। समझ में आया, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। अब कार्टेशियन से पोलर में, पोलर से कार्टेशियन में आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम लेते हैं, ये तो मैंने सिंपल इस तरह से लिया था तो वही चीज आ गया, चलो कुछ और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। से सपोज आपके पास एक पोलर कोऑर्डिनेट है और इसका मैं एंगल आपको दे रहा हूं, लेट्स से थीटा 30 डिग्री, सॉरी आप पहले आर लिखना होता है, सो आर लेट्स से आर मैं 25 ले ले रहा हूं एंड आई एम टेकिंग दिस एज 30 डिग्री। चलो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट दिस इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ये पॉइंट जो है वो x, y के टर्म्स में मेरे को लिखना है। आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज x इज इक्वल टू एंड व्हाट इज y इक्वल्स टू। तो वीडियो थोड़ा पॉज करो, खुद से ट्राई करो एंड देन कम बैक। वेलकम बैक। मुझे पता है कि आपने वीडियो पॉज नहीं किया होगा, कंटिन्यूअसली चल रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पॉज करके कुछ देख लेते तो अच्छा होता, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती। यहां से आपको आर की वैल्यू दी है 25, थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री, है ना। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले मेक डायग्राम, डायग्राम बना दो, ये पॉइंट को लोकेट कर दो। सपोज पॉइंट P है, ये ओरिजिन है, सो लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, फिर आप इसको कनेक्ट कर दो लाइक दिस, ठीक, ये ना कनेक्ट। अब ये क्या होता है, दिस इज R, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 25 दी हुई है और ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये आपका 30 डिग्री है। समझ में आया इतना, वेरी गुड। सुनो अब ध्यान से, इसकी प्रोजेक्शन यहां पे गिराइए, सपोज हम इसको A बोल दे रहे हैं, और इसका प्रोजेक्शन इधर गिरा दीजिए, सपोज इसको हम B बोल दे रहे हैं, हालांकि इसका जरूरत है नहीं, ठीक है। अब ये जो है इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं x बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम y बोलेंगे, बोलेंगे ना। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने सिखाया कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में सबसे पहले आप उसका tan निकाल लो, सो हम tan 30 निकालेंगे। tan 30 हमने निकाला, tan 30 क्या होता है 1/√3, सो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 ही होगा, रेशियो तो है, लेकिन एग्जैक्टली 1/√3 होगा या इसका मल्टीपल होगा हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे k टाइम्स कर देंगे, ठीक है। चलो हम इसको ऊपर भी k मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इधर भी k मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सो ये मिल गया k/k टाइम्स √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर क्या है k है, तो हम इसको k लिख देंगे, और OA के जगह पे क्या लिख देंगे k टाइम्स √3 लिख देंगे, लिख दिया ना हमने, वेरी गुड। साथ ही साथ हम ये रिलेशन पता होता है कि इस पाइथागोरस थ्योरम से दिस
स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। एक काम करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल रखते हैं, हम 25 नहीं हम 5 ले लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर 25 आ जाए। आप 25 लेके भी कर सकते हो बट अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। सो हियर सपोज दिस इज r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, दिस इज r इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन, वी नो वेरी वेल दैट r इज इक्वल टू या r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो k का स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब r स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 25 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर। समझ में आया? सो k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर। फाइन, यहां से r इज इक्वल टू आई कैन राइट रूट अंडर ऑफ k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज रूट अंडर 4k स्क्वायर, ये लिखा है। अब k को बाहर कर दीजिए, सो k टाइम्स रूट अंडर 4, सो दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ k। आ गया ये, k बाहर आ जाएगा, रूट 4 का मतलब 2 होता है, ठीक है। अब r की वैल्यू आपको क्या पता है, 25 पता है ना, ये 5 पता है, आप 5 जानते हो, 5 हमने एज्यूम किया, r की वैल्यू 5 एज्यूम किया, सो 5 इज इक्वल टू 2k, सो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, आ गई ना k की वैल्यू 5/2। अब यहां से लेंथ निकल जाएगा ना, कौन सा लेंथ निकलेगा, OA, सो OA क्या था k टाइम्स रूट 3, सो k क्या है 5/2, so this is 5/2 times root 3 and AP मतलब OB का मतलब क्या है k है, so k का मतलब है 5/2। फाइन, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x की वैल्यू लेंथ क्या हो गई, x इज दिस 5/2 रूट 3 और y क्या हो गई 5/2 हो गई। तो यहां पे जो हमने ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए सोचा था वो क्या था, x का कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू है 5/2 रूट 3, सो दिस इज कॉल्ड 5/2 रूट 3 कॉमा 5/2। देखो कितना सिंपल हो गया, मजा आ गया, आसान लग गया। 5 और 30 डिग्री के बीच का ये पोलर फॉर्म में था, इसको हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया। कार्टेशियन से पोलर तो और आसान है, ये सब तो हम लोग सीखे। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूं, देन विल प्रोसीड, फिर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो दीज आर द होमवर्क्स, आप इसको प्लीज सॉल्यूशन बॉक्स में मतलब कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा इस सबका सॉल्यूशंस, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग एंगेज कर रहे हो, एंड लेक्चर फिर कंटिन्यूअसली आते रहेगी। आपका रेस्पॉन्स आएगा तो मेरा लेक्चर आएगा, आपका रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो बोलेगा क्या ही मतलब फिर करेगा। तो कंटिन्यूअसली रेस्पॉन्ड करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब फेंक दीजिए ऐसे करके, और फिर उसको सॉल्व कीजिए। सपोज आई हैव गॉट अ पॉइंट 5, 45 degree, second point 6, 36 degree, third point 25, 90 degree, fourth point 100, 120 degree, fifth 7/2, 3/2, next point 3, -4, next point -100, -40, next point 2, 0, फिर 9 नंबर -3, -3 और 10 -√13/4, √13/2। तो दीज आर द पॉइंट्स आपको चेंज करना है, जो कार्टेशियन में है पोलर में कन्वर्ट कर दो, जो पोलर में है कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो। आई वांट माय स्टूडेंट्स की जैसे बचपन का मैथ्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, एकदम हैंडी हुआ करता था, हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड HCF LCM ये सब चीज हम लोग करते हुए चले रहे, पिछले 10 साल से हम लोग किए थे, है ना, नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक 10-12 साल हम लोग सेम टाइप का मैथ्स पढ़े।
फिर जैसे जैसे हम लोग का 10th पास होता है, फिर अचानक से ट्रांजिशन होता है और फिर नेबरहुड आता है, ठीक है, लिमिट चला आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फैक्टर, क्या क्या आने लगता है पता नहीं। लेकिन 11th और 12th का मैथमेटिक्स इज एक्चुअली द कोर फंडामेंटल ऑफ एंटायर मैथमेटिक्स, ठीक है। 10th तक के मैथमेटिक्स तो हम लोग एप्टीट्यूड रीजनिंग में करते हैं, उसका उतना एप्लीकेशन नहीं होता रिसर्च में या हायर मैथमेटिक्स में आपका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स होता है, तो उसका एप्लीकेशन बेस कहाँ पे है, 11th-12th में। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बचपन का मैथमेटिक्स हमारे लिए बहुत सिंपल था, उसी तरह से मेरी ये कोशिश है कि हायर मैथमेटिक्स भी सबको, भारत के एक एक बच्चे को कन्वीनियंट लगे, मजा आए, दे शुड एंजॉय। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।